जी हां, जख्म अगर नासूर बन जाए, धर्म और सियासत का कॉकटेल हो जाए, नेता की नीयत पर सवाल उठने लगे और संविधान महज एक किताब समझी जाने लगे, तो समझ लीजिए देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्रिकेट और सियासत में टाइमिंग सबसे अहम होती है। जरा सी चूक और खेल खराब हो जाता है। सियासी पिच पर बीजेपी कुलाचे मार रही है और अचानक कोबरा ने रास्ते में विष फूंक डाला। डंक गहरा है या नहीं पता नहीं, पर खुलासे के वक्त पर सवाल उठ रहे हैं। जवाब तलाशेंगे ऑपरेशन जन्मभूमि के खुलासे और वक्त से उठते सवालों पर। मसला पुराना है, 21 साल पुराना। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। अयोध्या बदल चुकी है, देश बदल चुका है, एक पीढ़ी जवान हो चुकी है और मसला फिर भी सुर्खियों में है। छिपे कैमरे में कैद किए कुछ बयानों के सामने आने के बाद विवादित ढांचा विध्वंस पर ठंडी पड़ चुकी बहस को फिर से हवा मिली है। 2014 के गर्मी के आम चुनावों पर 1992 की सर्दी भारी पड़ रही है। कोबरा ने बीजेपी को डसा है और वो भी पहले चरण के मतदान के ठीक पहले। अब इस डंक का कितना असर होता है ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन स्टिंग के खुलासे और समय पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष देश के इतिहास में 6 दिसंबर की घटना कालिख से कम नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि 21 साल बाद स्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी और इसे अभी ही क्यों सार्वजनिक किया गया। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। ऑपरेशन जन्मभूमि के कर्ता धर्ता बहल इसे पत्रकारिता धर्म का 24 कैरेट का नमूना सिद्ध कर रहे हैं और देश खामोशी से सब देख सुन रहा है। नेताओं के सियासी चूल्हे की आग भड़क चुकी है। वोटों की रोटी पकाने का वक्त आ गया है। सेक्युलरिज्म का आईएसआई मार्का प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है। सांप्रदायिकता का मुद्दा देश के दूसरे अहम मुद्दे पर भारी पड़ रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष देश की वानगी है, ये समता मूलक समाज का नमूना है, ये मीडिया की कसौटी है, ये सवालों का चक्रव्यूह है। धर्म की अफीम का असर कभी खत्म नहीं होता है। रास्ते अलग अलग होते हैं, पर धर्मनिरपेक्ष देश की सियासत धर्मांधता से ही चलती है। यही सच है, 100% खरा सच। छिपे कैमरे के मार्फत सच दिखाने का दावा किया गया है। 21 साल के पहले के जख्म से मवाद निकला है। अब ये जख्म कैसे भरेगा कहना मुश्किल है। बेशक मीडिया का काम सच सामने लाना होता है, लेकिन सच के लाने के वक्त और तरीके पर भी सवाल उठते रहे हैं और इस बार भी उठ रहे हैं। मौका है वोटों के ध्रुवीकरण का। मुसलमानों का मसीहा बनिए, हिंदुओं का हृदय सम्राट बनिए, मुल्लाओं और महंतों के जरिए सियासत करिए। मंदिर और मस्जिद के आंगनों में सियासी समीकरण बनाइए, क्योंकि देश से ज्यादा सत्ता जरूरी है, शांति और अमन से ज्यादा वोट जरूरी है। और ये भी सच है कि 2002 के दंगों से, मुजफ्फरनगर की सर्द आहों से, कोकराझार की सिसकियों से सबक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वोट जरूरी है। सुमित ठाकुर, जिया न्यूज रिपोर्ट। समझना पड़ेगा देश की मौजूदा जरूरत क्या है और इस मौजूदा वक्त में आया हुआ ये स्टिंग किस तरफ इशारा कर रहा है और साथ ही साथ हम किस दौर में खड़े हैं जहां पर सवालों का सिलसिला शुरू होता है और हमारी सियासत कहां पहुंचती है। करेंगे चर्चा। इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं, प्रोफेसर IM खान साहब हैं जामिया इस्लामिक स्टडीज से। मेरे साथ हैं श्याम जाजू जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस प्रवक्ता अभय कुमार दुबे हैं मेरे साथ, भोपाल से जुड़े हुए हैं। आप सभी का खास चर्चा में स्वागत है। मैं मेहमानों का रुख करूंगा, उससे पहले जरा इस वस्तु स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं, दृष्टिकोण लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खास चर्चा में फोन लाइन पर मौजूद हैं
नवीन कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर जिया न्यूज। नवीन जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि एक जो मूलभूत सवाल है पत्रकारिता के धर्म में, स्टिंग जो है वो एक अंग है, स्टिंग आवश्यकता है, लेकिन टाइमिंग जो है, जिस टाइमिंग पर ये स्टिंग आ रहा है वो अपने आप ही स्टिंग तो आया, सवालों को सामने ज्यादा ले आया, जो सवाल कहीं न कहीं संदेह से जुड़ गए, विवाद से जुड़ गए। अमित, जो स्थिति है, देखिए स्टिंग, मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की पत्रकारिता करीब 25 वर्षों से कर रहा हूँ। 26 वर्ष इस फील्ड में हुआ, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं जी। लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशंस का समय, जो ये समय है, वो समय धार्मिक उन्माद या फिर जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए नहीं होना चाहिए जी। हमारा क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, हम उसी को ध्यान में रख करके काम करते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार ये घटना 21 साल बाद जी, 21.5 साल बाद दोबारा से आई है जी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं लगती, बल्कि जितनी भी मेहनत की गई है इस स्टिंग ऑपरेशन में उस पर सवाल खड़ा कर देती है। और इससे बहुत अधिक किसी और को फायदा होने वाला नहीं है। जी जी। इस पे आपने देखा होगा कि बहुत अधिक पॉलिटिकल पार्टियों के रिएक्शन जिस प्रकार के होने चाहिए थे, जैसे समझते थे कि बड़ा बवाल होगा जी, वो नहीं, क्योंकि सब समझ रहे इसकी संवेदना जी। ऐसे समय में ऐसा स्टिंग आना, उससे देश में कई चीजों को नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ जी। और खासतौर से मैं मेहमानों का रुख करूंगा। नवीन जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोकतंत्र के महापर्व की उस तारीख की तरफ बढ़ने वाले हैं, समय बहुत शेष है, 10 तारीख और 7 तारीख से मतदान शुरू हो जाएगा। उसके ठीक पहले इस तरीके की स्थिति मौजूदा दौर में लोकतंत्र के लिए एक चिंतनीय है। बिल्कुल ठीक। 7 तारीख को नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होने हैं, पोलिंग पड़नी है, मतदान होना है। 10 तारीख को दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बहुत सारे हिस्सों में कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान पड़ना है। ऐसी समय में इस प्रकार कोई भी खबर, और मैं समझता हूँ जैसे कि पहले कई बार गुजारिश की जा चुकी है, चुनाव आयोग ने की है, देश के गृह मंत्री ने भी की है और विभिन्न पार्टियों ने भी की है, सबको, और ये जिम्मेदारी समझते हुए कि भाई इसे आज की इस डेट का इसकी प्रमाणिकता किसी के पास सही नहीं है जी। सबने सवाल उठाया, इवन कोई भी मीडिया हाउस ये इस बात को साफ कह रहा है, अपनी बात के साथ साथ कह रहा है कि जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया है उस स्टिंग ऑपरेशन की प्रमाणिकता पर उनको संदेह, उन पर वो प्रमाणिकता नहीं है, उस पर संदेह करते हैं। इसके लिए कोबरा पोस्ट जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी क्योंकि खबर है, सबको दिखानी है, आज के समय में एक ये भी चल पड़ा है, जैसे कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। हाँ। और उसी का कारण है कि लोगों, उनको समझ में ये लगता है कि अगर हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, दुर्भावना से बोलते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है और बहुत अधिक वो कम समय में फेम हो जाता है। केवल यही एक कारण हो सकता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स को जो लोग ज्यादा तरजीह देने लगे, शायद इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन है। शायद मुझे लगता है कि ये समय उसके लिए उचित नहीं था। जी जी, चलिए मैं मेहमानों का रुख करता हूं, श्याम जाजू जी के पास जाऊंगा, बाद में महामंडलेश्वर जी से मेरा सवाल होगा। बीजेपी के नेता श्याम जाजू जी जुड़े हमारे साथ। श्याम जाजू जी, पहली बात तो इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं व्यक्तिगत ले रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से रिएक्शन आए हैं वो सीधे साजिशन इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और क्यों आप इसे साजिश करार देते हैं? बिल्कुल, कोबरा.com ने कोई नया स्टिंग करा होता और योग्य समय पर प्रेजेंट किया होता तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। इस देश में पत्रकारिता और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इनका सबका अपना अधिकार है। हाँ। सवाल ये करने वाला जो कोबरा.com है उनके समय के बारे में, और उन्होंने ऐसा कौन सा नया स्टिंग लाके खड़ा किया है जिसपे लिब्राहन कमीशन ने काम किया, जो न्याय प्रविष्ट मैटर है, जिसपे लखनऊ पीठ के इलाहाबाद बेंच ने निर्णय दे दिया है। अब जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे मैटर को चुनावी राजनीति में खींचकर ये करना क्या चाहते हैं? और ये लेकिन एक चीज और बता दीजिए, पार्टी, मतलब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक चीज और बताइए श्याम जाजू जी, उन चेहरों को आप लोग नकार सकते हैं? मतलब एक इस तरीके से, क्योंकि एक सवाल होता है, आप साजिश कह रहे हैं, चलिए वहां तक मैं समझ रहा हूं चीज को, वो चेहरे जो आप कह रहे हैं या जो जिनका जिक्र है, जिनके शब्दों का दिखाया गया है, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सब आपको लगता है सब फर्जी है? वो चेहरे झूठे दिखाए गए? निश्चित रूप से गए चेहरे झूठे हैं, क्योंकि मैं फिर उसके आगे सवाल करूंगा। 92 to 2013 तक। हाँ। नहीं, चेहरे झूठे का बात नहीं है। हाँ। ये स्टिंग ऑपरेशन कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, आवाज प्रकार का प्रेजेंट करके वो देश को क्या दिखाना चाहते हैं? जिनकी आवाजें हैं उसमें, स्टिंग में जिनकी आवाजें हैं, वो आवाज फॉल्स है,
इतना बता दिए। सवाल आवाजों का नहीं है, ये सब नेता वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने क्या क्या बोला है इसका लिब्रान कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया है। हाँ। इसमें कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने उसमें न्याय भी दे दिया है कि वो राम जन्मभूमि है। हाँ। इस प्रकार का मसला जो आज का इशू नहीं है, इसको उजागर करके ये डिवाइड एंड रूल, ये जो कांग्रेस की नीति है, हाँ। उसको बढ़ावा देने का काम ये कोबरा पोस्ट कर रहा है। हाँ। इनके इंटेंशन के बारे में हमें शंका है। अच्छा। हमें ये संदेहास्पद है हाँ। कि ये क्या करना चाहते हैं। हाँ। आज तक कांग्रेस ने इसी प्रकार बहकावे में लाके एक सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। चलिए मैं कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूं, फिर कोई भी मैं कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूं श्याम जाजू जी, फिर मेरे साथ दो मेहमान हैं जिनसे मैं समझूंगा धार्मिक दृष्टिकोण से चीजों को। अभय कुमार दुबे हैं मेरे साथ भोपाल से, कांग्रेस प्रवक्ता। अभय जी, सुना होगा आपने और तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप देख रहे होंगे। सीधा ये स्टिंग आता है और आपकी पार्टी घेरे पे ली जाती है बीजेपी की तरफ से। इस पर पहला रिएक्शन आपका। दूसरी बात, इस रिएक्शन को लेके आपकी पार्टी क्या सोच रखती है इस स्टिंग को लेके पूरे? देखिए अमित जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठनों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो इस घटना को आकार दिया था, ये राष्ट्र इस कोबरा पोस्ट के खुलासे से इस बात को जान गया कि ये सनातन भारतीय धार्मिक आस्थाओं का प्रकटीकरण नहीं था। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता लोलुपता की चाह थी, इसलिए इसको आकार दिया गया। ये बड़ा खुलासा हुआ जब वो राजनीतिक दल, तो मतलब आप स्टिंग के पक्षधर हैं, स्टिंग के पक्षधर हैं आप। इस स्टिंग को आप, उसके बाद इस स्टिंग को आप मान रहे हैं कि नहीं नहीं, ये स्टिंग जो है ये बेहद सच्चाई को सामने लाया है और इस स्टिंग से जो कुछ निकला है उससे कांग्रेस बेहद इत्तेफाक रखती है। मुजफ्फर, मेरा आग्रह सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मेरा कहना है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश का दंगा, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं किए जाने चाहिए कि सिर्फ जब चुनाव होते हैं, जब इस अराजकता का वातावरण पैदा करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ताओं ने यह कहा नेशनल मीडिया पर कि यह झूठा है, तो इसकी एफआईआर क्यों नहीं कराते? मैं पूछना चाहता हूं कि असीमानंद का जेल में लिया गया कैरावान का इंटरव्यू, इन्होंने कहा था कि हम उसकी एफआईआर कराएंगे। अगर इन सारे वीडियोस की फॉरेंसिक जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। इन्होंने जिक्र किया न्यायालय का और लिब्रान आयोग का, क्या वही वक्तव्य इन नेताओं ने अपने बयान दर्ज कराए हैं जो कैमरे के सामने आए हैं? क्या ये जो साक्षी महाराज ने कहा कि अशोक सिंघल जी ने कहा, चलिए जो बात आप कह रहे हैं उसको हम समझेंगे, उस बात को भी समझेंगे, उस बात को समझेंगे सवालों के दौर में। हम जरा एक वस्तुस्थिति और समझते हैं रिपोर्ट के जरिए। कोबरा पोस्ट वेबसाइट ने बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरे संगठनों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एक स्टिंग के हवाले से दावा किया गया कि अयोध्या का विवादित ढांचा एक सोची समझी साजिश थी। रिपोर्ट में देखते हैं। Combined held a secret meeting at Hindu Dham at Ayodhya a day before the demolition. The meeting was attended by Ashok Singhal, Vinay Katiyar, Dalmia, Moropant Pingle, Mahant Abednath, and it was decided in the meeting that the Babri Masjid had to be brought down. ये खुलासा 21 साल पुराने मामले का है। सच सामने लाने का दावा करने वाले अनिरुद्ध बहल हैं और जिया न्यूज इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। बहल ने शुक्रवार को बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों पर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बहल के अनुसार विवादित ढांचा गिराने के पीछे बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर साजिश रची थी। The RSS and BJP had held a secret meeting in Hanuman Bagh, which was attended by Sheshadri from the RSS, all senior leaders of the BJP present at Ayodhya, Vinay Katiyar, Uma Bharti and L.K. Advani. शिवसेना की पुरानी गुट्टी चल रही थी। नवंबर 92 में जय भगवान गोयल, मोरेश्वर सावे, सतीश प्रधान, मिस्टर दीघे, अदर्स ने स्ट्रैटेजी बनाई to how to demolish the structure at Ayodhya. Both Bala Saheb Thackeray and Raj Thackeray kept a close watch on those activities. शिवसेना के लोग had even planned to use dynamite as plan B if traditional methods failed. चुनाव से ठीक पहले स्टिंग के खुलासे से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय नेता रहे विनय कटियार इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रहे हैं। क्योंकि मैं अभी जो विजुअल देख रहा था उसमें 23 अक्टूबर 2 नवंबर का दिखाया जा रहा विजुअल है, जो जबकि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कोबरा पोस्ट ने जितना भी काम किया है सब बकवास है और ये जानबूझ करके कांग्रेस के सह पर
ये एक उन्होंने संवेदनशील मुद्दे को कैसे एक फिर ये हवा दी जा सके, इसको उछालने का काम किया गया। वहीं बीजेपी इस मामले में गंभीर दिख रही है। पहले चरण के मतदान के 3 दिन पहले हुए खुलासे के बाद बीजेपी पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखने का दावा कर रही है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील विवाद पर एक प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और इस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग से सुबह बात भी की और चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है इसके प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा चुनाव के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में बदल सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए इस स्टिंग के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। इस बात की पोल खुल गई है कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि पर जो विवाद हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मामला विवादित है और स्टिंग की टाइमिंग को लेकर भी विवाद है। स्टिंग का सियासी नफा नुकसान किससे उठाना पड़ता है, ये देखना होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये स्थिति है और ये तमाम प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को भी आप कह रहे थे सीधा निशाने पर लेते हुए और स्टिंग की बात को कहते हुए प्रमुखता से कि ये चरित्र है पार्टी का। लेकिन उमा भारती, यहां पर ये नाम लेना बेहद जरूरी है। उमा भारती चूंकि स्टिंग में दिखाई दी, उनके नाम का जिक्र आया और आंदोलन के वक्त उमा भारती अग्रणी नेता थी। उनने क्या रिएक्शन दिया और क्या प्रतिक्रिया उमा भारती ने दी, वो हम देख लेते हैं। राम मंदिर के प्रति, राम मंदिर के निर्माण के प्रति सारे विश्व की आस्था है, इसलिए किसी की आस्था को हम चुनौती नहीं दे सकते। वो पार्टी, जाति, संप्रदाय और देश की सीमा से परे है। बाकी जो बातें कोर्ट में मैं कह चुकी हूँ और जो मामले कोर्ट में हैं उसमें मैं अलग से एक शब्द नहीं बोलूंगी। मैंने कोर्ट में जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। आप लिब्रान कमीशन में मेरी पूरी स्टेटमेंट को देख लीजिए और स्वयं लिब्रान कमीशन ने भी मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं किया, उसको अक्षरशः सत्य उन्होंने स्वीकार किया। तो उमा भारती माननीय न्यायालय की बात करते हुए और ये भी कि उन्होंने जो बात कहनी थी उन्हें वो न्यायालय में वो कह चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि जब स्टिंग आया है सामने और वो तमाम चेहरे आए और बातें निकलकर सामने आई तो मौजूदा दौर में सवाल उठेंगे। मैं रुख करना चाहूंगा आईएम खान साहब का, प्रोफेसर हैं जामिया इस्लामिक स्टडी के। मैं उनसे जानूंगा पहले स्टिंग की क्या के बाद इसका जो मौजूदा दौर में इंपैक्ट है या प्रभाव है वो स्थितियां किस तरीके से देखते हैं। खान साहब, मेरा सवाल शुरुआती तौर पर आपसे यही है कि जिस चीज को मैं चर्चा में उठा रहा था, मसला स्टिंग से ज्यादा मौजूदा दौर का है। मौजूदा दौर में देश में हम किस स्थिति में खड़े हुए, चुनाव का मौसम है, उस वक्त ये स्टिंग आता है, उसको आप कैसे देखना चाहते हैं और इसके परिणाम या जिसे मैं कहूं एक इंपैक्ट के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो हमारे देश में वातावरण है इलेक्शन का और चुनाव का, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, इस वक्त कोई देश की तरक्की, देश में फैली हुई बुराइयां, देश किस तरफ जा रहा है इस तरफ ध्यान नहीं है उनका। सबका एक ही तरफ मकसद है कि किसी तरह से हमें सत्ता हासिल हो जाए और उस सत्ता हासिल करने के लिए दाम, दंड, भेद जो भी इस्तेमाल हो सकता है, कॉमनल फीलिंग फेंकाई जाए, पैसा खरीदा जाए, लोगों को जो भी हो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मसला मैं वहीं आ रहा हूँ कि इसमें किसी एक पार्टी को आप दोषी नहीं कह सकते। सारी पार्टियों की हालत एक हमाम में सभी नंगे हैं, सबका मामला यही, जिसको जहां मौका मिल रहा है। ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से मुताल्लिक जो मसला था, बहरहाल कोर्ट में चल रहा है जी, और ये ऐसा इशू है कि जिस पर अगर हमारा बहुल समाज ये कहता है कि ये आस्था का मसला है, और कोर्ट ने एक फैसला भी ये दिया था कि आस्था की बुनियादों पर हम इसको राम जन्मभूमि मानते हैं। 30 सितंबर 2010 को जो भी है उसका पूरे देश में हर वर्ग ने सम्मान किया, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो। नहीं, मेरा एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है, माफी चाहूंगा सब रुक रहा हूँ। आपका जो कहने का अभिप्राय है, क्या इस तरीके के स्टिंग से सांप्रदायिकता का माहौल बिगड़ने की तरफ? मैं वहीं आ रहा था आपकी बात को कि अगर बहुल
ग्रुप का आस्था का मसला है, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसकी भी तो आस्था का मसला हो सकता है। और बहुल ग्रुप चूंकि बड़े भाई की हैसियत रखता है देश में, तो हम अपने घर में जानते हैं कि बड़े भाई या बाप की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने छोटे भाई का ख्याल रखने की, क्योंकि वो तो सेफ साइड में होता ही है। तो जब आस्था की बात की जाती है तो मुझे अपने बड़े जो हमारे बहुल ग्रुप के लोग हैं उनसे ये भी निवेदन करना है कि भाई छोटे ग्रुप के लोगों की भी तो आस्था का मसला हो सकता है। तो हम यहाँ आस्था के बजाय अगर अदालत के ऊपर छोड़ दें, जो हमारा सुप्रीम है भाई। लेकिन आपने, मैं उस पर आऊंगा ब्रेक के बाद चर्चा पे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं जरा जल्दी से महामंडलेश्वर जी का रुख कर लूं। काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता। महामंडलेश्वर जी, मेरा आपसे सवाल यही है, संत हैं आप और संत का धर्म होता है उदारता, यदि मैं सही हूं। एक उदारता भरे दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं कि मौजूदा दौर में देश में इस तरीके की चीज आती है, चेहरे भी आते हैं, ठीक है ना, आवाज भी आती है, सब सुनते हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज को एक संत स्वभाव के तौर पे? मैं समझ, देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान में पूरे देश के नागरिक राष्ट्र के उत्थान के लिए तत्पर हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हों। उस विषय को वर्तमान में लगभग सब आस्था का तो है ही, पर इसमें सब लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए लगे हैं। हर व्यक्ति चाह रहे थे कम से कम ये चुनाव निर्विघ्न रूप से होगा और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के करेंगे, इसमें कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो कुछ किया जा रहा है राष्ट्र को पतन के लिए या राष्ट्र में एक बहुत बड़ा घिनौनी हरकत करने के लिए किया जा रहा है। इस समय ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस 6 दिसंबर को मैं वहीं था, उस समय किसी प्रकार का कोई पूर्व योजना थी ही नहीं। हाँ, भगवान की योजना होगी उसमें किसी का बस नहीं है, पर किसी संगठन की, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की कोई योजना नहीं थी। जो कुछ कहते हैं वो गलत कहते हैं। हाँ, हनुमान जी की योजना रही होगी और कभी भी अल्पसंख्यक, जहां तक अल्पसंख्यक ये चीज योजना अल्पसंख्यक की भावनाओं को इतने लोग कभी दरकिनार नहीं किया गया, सभी भावनाओं का पूरा आदर किया गया। आज भी हम करते हैं। नहीं, देखिए, हम आज भी आदर करते हैं। आदर करना संत की प्रकृति है, संत का स्वभाव। मैं आऊंगा, मैं सच भी बोलना चाहिए, यही सच है जो कह रहा हूं। देखिए, मसला योजना के हजारों लोग, लाखों लोग वहां कैसे पहुंच गए? सब लोग गए थे केवल वहां दर्शन करने के लिए। योजना यही बनी थी कि सब सरयू स्नान करेंगे और वहां बालू रखेंगे। कोई तोड़ने नहीं गया था। तोड़ने जाता तो सबके हाथ में कुदाल होते, कोई हथियार होता। चलिए मसला ये नहीं है, नहीं प्रकार की कोई आपत्ति हुआ ही नहीं। खान साहब आऊंगा, मैं आऊंगा समझे। देखिए, हम तर्कों पे बात करें, हम तथ्यों पे बात करें और हम देश की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करें। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं चर्चा। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है खास चर्चा में। चर्चा के शुरुआती दौर में जिस स्थिति को हम समझने की कोशिश कर रहे थे और लगातार तमाम सवाल भी सामने आ रहे थे, लेकिन एक बात जो लगातार स्थिति सामने आ रही थी कि मौजूदा दौर में देश क्या चाहता है। देश जब लोकतंत्र के महापर्व के बिल्कुल निकट खड़ा हुआ है, मतदान होना है, उस स्थिति में ये तमाम चीजें और सियासी दलों का अपना नफा नुकसान को लेकर प्रतिक्रियाएं, ये हम किस स्थिति में खड़े हैं इनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक प्रतिक्रिया हम जरूर देख लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की। इस खुलासे का सवाल है, इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो गंभीर हैं और उनकी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उसका जो सच है वो जनता के सामने जरूर आना चाहिए। इस चुनाव में जो मूलभूत लड़ाई है वो एक संकीर्ण सिद्धांत के खिलाफ लड़ाई है। एक जो भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा रही है उसके ऊपर जो आघात हो रहा है उसको सुरक्षित करने के लिए लड़ाई है। जो भी तथ्य हैं वो सारे तथ्य पूरी तरह से पारदर्शक तौर से सार्वजनिक किए जाने चाहिए। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने देख ली, जांच की मांग कर दी और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि सब कुछ साफ होना चाहिए। साफ होने के मायने और फिर सवाल बीजेपी पर है। हम श्याम जाजू जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, चर्चा के शुरुआती दौर में अभय दुबे जी भी इसी बात को कह रहे थे और मनीष तिवारी की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, जो वो कह रहे थे जांच का मसला आ रहा है सामने के, जांच करा लेना चाहिए। एक सवाल यह भी उठा कि आपकी पार्टी की तरफ से ये क्यों नहीं आया बयान या ये क्यों नहीं कहा गया कि ये स्थितियां जो दिखाई जा रही हैं ये भ्रामक स्थिति हो सकती है, इसमें कोई किसी तरह की का इन्वॉल्वमेंट वाली बात नहीं है, इसकी जांच हो जाना चाहिए। कैसे देखेंगे आप? मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस प्रकार की स्थिति है। हाँ। इसके पहले जो लिब्रान कमीशन ने काम किया
लिब्रान कमीशन क्या बीजेपी ने बिठाया था? वो केंद्र सरकार ने बिठाया। न्याय प्रविष्ट मैटर है, उसमें सबकी गवाही हुई है। कोर्ट ने उसमें न्याय निकाल दिया है। किसी को उसमें दोषी साबित नहीं किया है। सब बातें जहां की तहां होते हुए भी 92 के बाद 20 साल के बाद और इलेक्शन के पहले 3 दिन ये इस प्रकार की प्रस्तुति करने वाले .com की, वो कोबरा पोस्ट की और उनको समर्थन देने वाले कांग्रेस की क्या स्थिति है? आपका इंटेंशन क्या है? आप क्या कराना चाहते हो देश में? आज तक जो कांग्रेस ने सियासी राजनीति करी है और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी रोटियां इस पर सेकी है, इस प्रकार का डिवाइड एंड रूल करके वही कांग्रेस करना चाहती है। डिवीजन, देश के विकास पर बात करने की उनमें हिम्मत बची नहीं। देश के करप्शन का मामला लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं। महंगाई के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। देश की तरक्की रुक गई, उस पर कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी के सवाल पर कोई बात नहीं है। और आज सालों साल इसी प्रकार की राजनीति करके इसके पहले तो कांग्रेस का काम चल गया, पर अब इसके आगे चलने वाला बात अब जांच की आती, जांच का आप सीधे कांग्रेस को सवालों के घेरे में आप ले रहे हैं। मैं कांग्रेस का रुख करूं उससे पहले जल्दी से एक दृष्टिकोण हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चर्चा में बने हुए हैं नवीन कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर जीएन न्यूज। नवीन जी, चर्चा के शुरुआती दौर में जिस स्थिति को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप इस स्टिंग के बाद वो होना था, वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस स्टिंग के जो संदेश है उसकी गंभीरता को हमें समझना होगा। और एक जांच का पहलू सामने, जांच को लेकर आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जवाब आया कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस का लगातार उत्साहितों का यह कहना कि जांच करा लीजिए। अमित, एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है और समझने की आवश्यकता है जी, वो ये है कि जब चुनाव आते हैं वो 15 से 20 दिन के बीच में सारे प्रचार होता है जी। और अब 7 तारीख से अगर देखा जाए तो 16 मई यानी कि 1 महीने के बीच में सारा प्रचार और पोलिंग मतदान पूरे देश भर में होना है। ऐसे समय में जो 5 साल से बड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, गवर्नेंस की बात हो, रोजगार की बात हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, इस पर जो लंबे समय से बहस चल रही है, बहुत सारी सरकारों का ये सोचना है कि इंडिया की जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट है लोगों की, मतदाताओं की। तो ऐसे समय में महत्वपूर्ण मुद्दे गौण करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा बड़ा इशू आता है, ऐसी घटना, ऐसा गड़ा हुआ मुर्दा निकल करके जीवित होकर के और वो बयान देने आ जाता है, जिससे कि सारी जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी स्थिति बदल जाती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कल हमने की थी, आज ये चर्चा आई है। कल हमने कहा था कि देश की पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद कि देश का प्रधानमंत्री पूरे चुनाव प्रचार से गौण है, गायब है। ऐसा कभी हुआ है क्या? जो प्रधानमंत्री देश का है वो पूरे प्रचार से गायब है। अब जो महंगाई, जो रोजगार, जो मुद्दे जिसको लेकर के, विकास के मुद्दे जिस पे लेकर के चुनाव शुरुआत हुई थी, जिस प्रकार से टेम्परामेंट बना था चुनाव का, उसको लगातार कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की बहुत सारी कोशिशें लगातार आ रही हैं, बहुत सारी कोशिश हो रही है। लगता है लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत अधिक फायदा होने वाला होगा। जो इस प्रकार की घटनाएं आई है ये बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है। ठीक है, क्षणिक भर के लिए समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन बहुत अधिक फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात शायद मैं रुक करूंगा कांग्रेस का, क्योंकि आपकी बात कहने का आशय शायद यही कि इस दौर में देश की जनता भी समझ रही है स्थितियों को कि देश की जनता की मूलभूत आवश्यकता क्या है। नवीन जी। जी बिल्कुल जी, इसमें पोषण जो देश की जनता जो स्थिति को समझ रही है, जो देख रही है, पहले से आजकल आदमी सोशल साइट पर बहुत तेजी से जुड़ा हुआ है जी। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है एक्टिव है, टीवी नेटवर्क्स हैं, चैनल्स हैं, मीडिया के माध्यम से आदमी की जो बुद्धि का विकास है वो भी काफी बड़ा है और उसमें लगातार चीजें आ रही हैं सामने कि आखिर हर एक के मन में एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये कि भाई ये समय क्यों चुना गया? 21 साल बाद अचानक दोबारा से वो चीज जीवित हुई। 21 साल बाद वो गड़ा हुआ एक मुर्दा दोबारा से जीवित होकर के फिर अपने बयान देने लगा, लेकिन वो बयान इस समय अब आवश्यकता क्या थी 21 साल बाद, वो भी चुनाव से कुछ दिन पहले, पोलिंग से 4 दिन पहले। चलिए, मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, अभय दुबे मेरे साथ बने, मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, अभय दुबे मेरे साथ बने हुए हैं। अभय जी, एक सवाल तो वो कि आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जांच की बात सामने आने लगी कि जांच करवा दी जाए। अब जांच की अगर स्थिति होती है देश में सांप्रदायिकता से जुड़े मसलों पर, तो फिर सिख दंगे का जिक्र आ जाता है, फिर सवालों के घेरे में कांग्रेस भी आती है। लेकिन अब जांच कहकर आप समझ पा रहे हैं देश में मौजूदा दौर में जो आप इस बात को मानेंगे कि देश का मिजाज चाहता क्या है? क्या इन चीजों में रहना चाहता है देश का मिजाज, या देश का मिजाज चाहता है कि मूलभूत आवश्यकता विकास है, उसको पढ़ना होगा, हर पार्टी को उस भाषा को समझना होगा?
अमित जी देखिए, बहुत प्रामाणिक घोषणा पत्र में उन विषयों को रेखांकित किया कि कैसे हम इस राष्ट्र की स्वर्णिम अग्रणी भूमिका को तय करने वाले हैं। हमने क्या किया इसका उल्लेख भी हमने किया है। कैसे WPI को कंट्रोल में लेकर आए, कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट आज कंट्रोल में है, इन सब विषयों की बात की। लेकिन इस विषय में मैं अभय जी आप बोलिएगा, फिर मतलब अभय जी आपने जवाब दीजिएगा, इत्मीनान से मैं सुनूंगा। लेकिन इतना फिर आयोग त्रिभुवन आयोग बना, श्री कृष्ण जांच आयोग बना, उसके बाद नतीजे की स्थिति पे फिर क्या है वो भी आप जानते हैं। पक्ष नहीं, देखिए मेरा निवेदन इतना है कि उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई 19 लोगों में, और ये न्यायालय में विषय है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की ये वक्तव्य दिखाया, उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा मुद्दा संवेदनशील विवाद का मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी इसको विवाद का मुद्दा मानती है? अगर आप हमसे अपेक्षा करते हो, कोबरा पोस्ट से, मीडिया से अपेक्षा करते हो कि ये समय सही चुना, तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का विषय का उल्लेख करती है, जबकि वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो क्या यह संवेदनशील विषय नहीं है? मैंने कहा पहले भी कि दंगों के टाइमिंग्स को देख लीजिए, गुजरात के दंगे और मुजफ्फरनगर के दंगा का पैटर्न को स्टडी कर लीजिए। क्या एसटीएफ ने गुजरात के दंगों के लिए ये नहीं कहा कि मोदी जी की क्रिया की प्रतिक्रिया के वक्तव्य से ये हालात बिगड़े? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जो वायरलेस का ट्रांसक्रिप्शन है उसको जानबूझकर आपका मित्र पक्ष मुजफ्फरनगर दंगे के समय आपकी पार्टी, आपके सहयोगी दल का राज था यूपी में, क्या किया कांग्रेस ने? चलिए फिर देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में हम फंस जाएंगे, फिर यही होगा। हम उस गंभीरता को समझे स्थिति को। मैं महामंडलेश्वर नवल जी का रुख करना चाहूंगा। महामंडलेश्वर जी, आप समझ रहे हैं क्योंकि इस देश में ध्रुवीकरण जो है ये एक समस्या है। वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो जाति विशेष, धर्म विशेष हमें कहां लाके खड़ा कर देता है। ये गंभीरता का एक मसला है, आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए, ये जो आया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप जांच की बात है, लेकिन हमें उस स्थिति को देखना होगा कि देश क्या चाहता है। देखिए, वर्तमान में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पूरे भारत के सभी नागरिकों से कि वर्तमान में ये भारत कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। आज तथाकथित राजनीतिक पतन के कारण, वैचारिक चिंतन संकीर्ण होने के कारण आज हम बहुत पीछे चले गए। आज सबको मिलकर के, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, कम से कम मिलकर के सब इस राष्ट्र के उत्थान की चर्चा करें। इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे बहुसंख्यक है चाहे अल्पसंख्यक है, आज वो चाहता है कि मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरी गली सुख शांति से रह सके। और एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में चुना जाए जो सबको साथ लेके चले। वर्तमान में ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बिल्कुल भी अनुचित हैं। इसमें केवल उत्थान ही सर्वोपरि है। राष्ट्र के निर्माण की चर्चा की जाए, राष्ट्र के कौन है वो? आप क्या वो आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? वो नहीं, जो चर्चा कर रहे हैं कौन जो मैं कौन? वर्तमान में मुझे लगता है जो ये खुलासा हो रहा है, वर्तमान में जो खुलासा हो रहा है, जो इसका पक्ष ले रहे हैं, वक्त के हिसाब से फिर तमाम नाम बदल जाते हैं। जो इसका पक्ष ले रहे हैं उन पर मुझे लगता है कुछ कहने को नहीं है, इसलिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं। वर्तमान में विकास ही मुद्दा होना चाहिए, विकास के पीछे ही सबके खड़ा होना चाहिए। देश का विकास होगा तो चाहे अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, उसका भी विकास होगा। और देश का विनाश होगा तो सबका। आदरणीय महामंडलेश्वर जी, आप खुल के बता दीजिए कौन है वो देश का नायक? कौन है? हाँ, कौन है वो? नहीं, देखिए, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैं तो पूरे समग्र राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी से पहले कुछ करते तो भाजपा के लोग कहते थे संप्रदायवादी हैं। आज मान लीजिए राष्ट्र के उत्थान की चर्चा कर रहे हैं तो लोग फिर उसमें घुमा फिरा के कहीं न कहीं समाज को ही फंसा देना चाहते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। कम से कम राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को इस समय ऐसा करके सोते हुए कुंभकर्ण को जगा देना, ये राष्ट्र के उत्थान की चर्चा तो कम से नहीं हो सकती है। जो लोग कल राम जन्मभूमि मानने को तैयार नहीं थे या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ाने का काम करते थे, राम को ही नकार रहे थे। आपके इस मसले में मैं आपके एक शब्द के इस शब्द का चक्रव्यूह आपने इतना खड़ा कर दिया है कि दर्शकों में ये आपने जो चक्रव्यूह से आप मुझे निकालिए महाराज, जो चक्रव्यूह में नाम ले रहे हैं ना बता रहे हैं स्थिति को। चलिए, मैं आयम खान साहब, मैं तो कह रहा हूं ना, राष्ट्र को सामने चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसके साथ हैं। आयम खान साहब, मेरा सवाल मसला बेहद संवेदनशील है, जिस बात को मैं चिंता के साथ बात कर रहा हूं। ध्रुवीकरण, सियासत, वोटों की चाहत और उसके बीच में ये तमाम स्थितियां देश के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि फिर मैं मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करूंगा, तमाम चीजें, सियासत की टाइमिंग और ये सब चीजें आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये सब चीजें ध्रुवीकरण, जात पात या मजहब के नाम पर मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और आपने दोनों पार्टियों के रिएक्शन सुने? जी, मैंने, क्योंकि इस बात से इत्तेफाक आप भी रखेंगे कि वास्तव में मुस्लिम समुदाय की बेहतरी में
क्या मुस्लिम समुदाय ये नहीं चाहता कि अच्छी शिक्षा हो? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोजगार के संसाधन हो। जी आपसे पहले ही कहा कि हमारा रोल इस मुल्क में छोटे भाई का है। हाँ, हाँ। और छोटे भाई के हाथ में तो कुछ है नहीं, बड़े भाई से मांग सकता है। और बड़े भाई की ये जिम्मेदारी बनती है, घर का जो सबसे बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कभी कभी वो खुद भूखा रहता है, छोटे का पेट भराता है। हाँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। माँ भूखी रहती है, बच्चे का पेट भराती है। हाँ। बाप और बड़ा भाई कपड़े पुराने पहनता है, छोटे भाई को नए पहनाता है। हाँ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम, मेरी जो उम्र है जब से मैं ये देख रहा हूं कि छोटे भाई का ही सब कुछ उतारा जा रहा है बड़े भाई के। अगर छोटा भाई मांगता है तो उसे कॉम्युनल फीलिंग की तरफ ले जाया जाता है। रिजर्वेशन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि साहब ये तो मजहब के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब एक गैर मुस्लिम जिस वक्त वो निचली जात से होता है उसको रिजर्वेशन मिला हुआ होता है। हाँ। जिस दिन वो मुसलमान हो जाता है तो रिजर्वेशन खत्म हो जाता है उसका। हाँ। भाई वो निचली जात का वहां भी गरीब था, यहां भी गरीब है। हाँ। ये मजहब चेंज करते ही कैसे उसका रिजर्वेशन खत्म हो गया, ये समझ में नहीं आता। हाँ। तो मैं बुनियादी तौर पर इस उस तमाम चीजों का, उन तमाम चीजों का मैं इख्तिलाफ करता हूं। राजनीति के अंदर, राजनीति पर राजनीति के अंदर मजहबियत है। सियासत के चश्मे की बात कर रहा हूं, मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर। इससे मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ये राजनीति से अलग हो। हाँ। राजनीति होनी चाहिए देश के उत्थान के लिए, हाँ। देश की तरक्की के लिए। हाँ। और जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि भारतवर्ष दुनिया में लीड करने के लिए था पहले, हाँ। हमें उसी मुकाम पे लेके जाना है। उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, ये तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए। हाँ। ये नहीं करना चाहिए कि कुर्सी हासिल करने के लिए कहीं कोई एक पार्टी किसी को मॉडल बना दे, कहीं कोई दूसरे मॉडल बना दे। हाँ। तो वो मॉडल, जाहिर सी बात है कि एक आदमी मॉडल नहीं बन सकता है। कुछ जहन मिलके करेंगे पूरे मुल्क के लिए काम, कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हाँ। तो आज जो जिस तरह का वातावरण चल रहा है, कहीं एक पार्टी है, कहीं पूरी पार्टी एक आदमी के पीछे है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ। और फिर ऐसा नहीं है, चर्चा जहां हर पार्टी की तरफ से हर मौके का, मैंने अभी पहले भी कहा था। हाँ। कि कोई मौका चूकना नहीं चाहते कि फायदा जिसका उठा ले। हाँ। ये स्टिंग ऑपरेशन भी उस तरह की एक चीज है। इससे पहले मुजफ्फरनगर भी उस तरह की एक चीज थी, उससे पहले अभी सहारनपुर का मामला भी उससे पहले एक तरह की चीज थी। तो खुदा के लिए मैं तो यही दुआ करूंगा, और स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। हाँ। धार्मिक है, मैं तो सिर्फ स्कॉलर हूँ इस्लामिक स्टडीज का, मतलब उस तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये धार्मिक है। हाँ। इनसे मेरी विनती यही होगी कि आप हमारे बड़े भाई बनो, हमें छोटे भाई का प्यार दो। हाँ, मैं आऊंगा महामंडलेश्वर जी। मैं जल्दी से बीजेपी का रुख करता हूं। श्याम जाजू जी मेरे साथ बने हुए हैं। श्याम जाजू जी, एक अगर सियासी नफा नुकसान की आपसे बात करूं, आपने कहा कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश है और ये वोटों का ध्रुवीकरण का एक तरीका हो सकता है, जैसा आपकी पार्टी आरोप लगा रही। तो आप क्या इस स्थिति को मान रहे हैं कि अगर इस तरीके के होते हैं ध्रुवीकरण और चुनाव का जो अपना प्रतिशत और एक गणित होता है, आपकी पार्टी को नुकसान होगा? हमारे पार्टी का नफा नुकसान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। आज तक 65 साल आजादी के बाद हाँ। कांग्रेस ने इसी प्रकार की राजनीति की है। हाँ। चुनाव के पहले ही इनके कैसे ध्यान में आता है? जो Cobra.com इस प्रकार का मसला लाता है, उन्होंने एक 6 महीने पहले जो बैंकों का लाया था स्टिंग, वो पूरा फेल हो गया। उसमें 20 अधिकारी निलंबित हो गए, उनको वापस लिया गया। Cobra.com का क्या रहा? दरअसल क्या है, देखिए आपकी पार्टी की तरफ से एक कोशिश की गई। चलिए मैं मानता हूं, आपकी पार्टी की तरफ से आप कहेंगे कि आपके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के तमाम नेताओं ने कोशिश की कि मुस्लिम समुदाय जुड़े, एक मैसेज जाए कि पार्टी उनके हितों की रक्षा करती है। मंदिर मस्जिद बनाने की बात होती है, गुरुद्वारे बनाने की बात होती है, मुस्लिमों के हित की बात होती है। लेकिन इस तरीके की स्टिंग जब आते हैं तो इन सब स्थितियों से आपको लगता है कि आपके निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं आपकी, आगे ले जाना है, इस देश की तरक्की करनी है। तो कोई एक समुदाय को पीछे छोड़कर, कोई एक समुदाय को पीछे रहकर इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भी रूल करने का मौका मिला है, ये करके दिखाया है। हमारे राज्यों में कभी दंगे नहीं होते, हम वहां हिंदू मुसलमान कोई मैं एक सवाल कर लूं, श्याम जाजू जी, लेकिन आपकी जो सेक्युलर छवि है उसको इस तरीके की चीजें नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं? पहुंचा है नुकसान आपकी पार्टी को? बिल्कुल, हमारी छवि एज इट इज लोगों ने अभी स्वीकारी है। आज तक जो भी छवि निर्माण करने की कोशिश कांग्रेस वालों ने की, उसमें के भी जवाब अभी मुस्लिम लोग देने लग गए। हाँ। 65 साल हमें आपने गुमराह किया। हाँ। हमारी तरक्की रोकी है। हाँ। हमारे पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे हमारी कम्युनिटी, एजुकेशन में कम है, एम्प्लॉयमेंट में कम है। चलिए मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। अभय दुबे जी काम कर रही है। अभय दुबे जी, आपकी पार्टी को लग रहा है कि इस स्थिति से, क्योंकि आपकी पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके जो नेता हैं, मैं दिग्विजय सिंह साहब का जिक्र करूंगा, उन्होंने बड़े जोश में कहा कि देखिए चेहरा सामने आ गया, पहचानिए इन चेहरों को। उन्होंने बड़े जोश के साथ कहा है।
देखिए, हमने कालांतर से यही प्रश्न रखा है कि इस देश को सांप्रदायिकता की आग में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए किया है। आज ये बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तुष्टिकरण कौन से कहते हैं कि पीछे छूटे हुए लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। आप मुझे इस बात को लेकर आश्वस्त कर सकते हैं, इस बात को लेकर आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, अभय जी इस बात को लेकर आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव के जो अभी प्रचार कार्यक्रम बाकी है, जो प्रचार कार्यक्रम बाकी है, आपके कोई नेता जिक्र भी नहीं करेंगे इस चीज का कि ये देखिए उस स्टिंग में कैसा सामने आया था और इस तरीके की स्थितियां, पहचानिए चेहरों को। आप इस बात का दावा करते हैं आपकी पार्टी का कोई भी नेता इसका जिक्र तक नहीं करेगा? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या, जैसा आपने शुरू में कहा कि क्या मीडिया के संस्थान इस पर चर्चा कराना बंद कर देंगे? अगर विषय प्रासंगिक होगा, समाज में उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो उस पर चर्चा होगी। मैं तो सिर्फ एक महामंडलेश्वर जी से ये पूछना चाहता हूं। नहीं तो फिर तो आप कह रहे हैं कि मतलब आप कर सकते हैं जिक्र इसका सियासी तौर पर जो बात आ रही है नफा की, उसका जिक्र तो आप करेंगे फिर की जिम्मेदारी दी थी। हाँ, मतलब आप इस बात का जिक्र करेंगे? नहीं, देखिए मेरे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लिब्राहन कमीशन में सारे लोगों ने अपने बयान दिए हैं, वो बयान से इस स्टिंग ऑपरेशन के बयान बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि बीजेपी कहे कि ये झूठा है और इसकी एफआईआर कराए, इसकी फोरेंसिक जांच। चलिए, आप इस बात को स्वीकार नहीं, आपने इस बात को स्वीकार नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है। महामंडलेश्वर जी, फिर मैं आईएम खान साहब के पास जाऊंगा। मेरे पास समय कम है। महामंडलेश्वर जी जल्दी से। मैं खान साहब से कहना चाहता हूं कि देखो, बड़े भाई ने कभी छोटे भाई को अलग किया ही नहीं। उस बात से हट जाइए। अब ये बड़े भाई छोटे भाई की बात ऐसा नहीं होना। समय मेरे पास बहुत कम है, तो हम तो कहना चाहते हैं आदरणीय समय कम है। आप मुझे सार बताइए, सियासत में ये जाति पाति से उठ के सोचना होगा भाई, सोचना चाहिए, जरूरी है। पूरे समग्र राष्ट्र के उत्थान की परिकल्पना ही इस राष्ट्र को पूरे विश्व को एक नई दिशा देगी। ये हमारी कल्पना रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका समान रूप से उत्थान हो और पूरे राष्ट्र को एक नए वैभव पर पहुंचाने का सब लोग काम करें। और इस देश के नागरिकों को सोचना होगा, तथाकथित लोग राजनीतिक लाभ के लिए जो हम सबको बांटना चाहते हैं उनके महकावे ना आए, राष्ट्र के उत्थान के साथ चलें, राष्ट्र के निर्माण की ओर चलें, यही आवश्यक है। खान साहब बिल्कुल बहुत जरूरी है। हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो कहीं टोपी फोड़ने से इनकार करते हैं, कहीं पगड़ी बांधने पे गुरेज नहीं करते। इन लोगों को भी समझ लेना चाहिए। देखिए, ये मसला है कि मैं और नहीं, और मैं ये कहता हूं कि हमारा कोई धर्म कोई जाति नहीं, सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तानी। सबसे बड़ी अभी कहा था टोपी पहनने से तलक लगाने से देखिए मेरे पास समय कम, माफी चाहूंगा। सबसे बड़ा धर्म हिंदुस्तानी, मेरा मानना है इस देश में सबसे बड़ा धर्म हिंदुस्तानी। हमें इस देश में सोचना होगा। माफ कीजिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, हमारे देश की सबसे बड़ा धर्म है कि हम भूखे पेट ना रहें। नहीं, हम देश का कोई पेट भर भूखे ना रहे, लेकिन हमारा बुनियादी सोच हम हिंदुस्तानी हैं। हम जात पात धर्म से ताल्लुक नहीं है। और जब हिंदुस्तानी है तो हर हिंदुस्तानी के पेट के भरने के रोटी का बड़ा मकान, देखिए मूलभूत आवश्यकता बड़ी चीज है। जब देखिए, क्योंकि आम गरीब इंसान आम गरीब इंसान उसी रोटी के लिए कर रहा है संघर्ष, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो। बहुत माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मैं बिल्कुल शुक्रिया, बहुत माफी चाहूंगा। समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जाजू जी आपका शुक्रिया, अभय दुबे जी आपका शुक्रिया, खान साहब आपका शुक्रिया, महामंडलेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोचना होगा देश में। चलिए, ये विवादित विषय है, लेकिन देखिए चिंता तब होती है जब हम किसी भूखे बिलखते को देखते हैं। वो कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है। सोचना होगा, सियासत कोई भी करे, कि रोटी का कोई मजहब नहीं होता और सियासत में दांव पेच ही सब नहीं होता, क्योंकि विवादों से पेट नहीं भरते। इस बात का लोग जिक्र क्यों नहीं करते? खास पेशकश में इतना ही।